गुरुवार की सुबह सुबह बग्गा साहब से भी मुलाकात करने का वक्त होता है। अच्छी बात है कि बग्गा साहब से बहुत सारे सवाल पूछने के लिए अब हमारे पास मतलब वो सवाल हमारे कम होते जा रहे हैं, यानी कि मामला थोड़ा थोड़ा ठीक होने के संकेत है। तो खाली आज एक इंटरेस्टिंग सवाल बग्गा साहब से पूछना। सर गुड मॉर्निंग, पहले तो स्वागत है आपका। ये गुड 3 दिनों मॉर्निंग। से हो क्या रहा है अमेरिका में? ये खुलते एकदम नीचे, बंद एकदम ऊपर जाकर होते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 3 दिन से खुलते एकदम ऊपर है, जाके नीचे बंद होते, मतलब हमारे क्या झगड़ा है कुछ अमेरिका से? नहीं, कोई ऐसा नहीं अनिल जी। यही है कि वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है। यही कह सकते हैं कि जब तक हमारे मार्केट्स बंद हो रहे होते हैं, लोग प्रॉफिट लेते हैं या स्टॉप काटते हैं, तो वही चल रहा है। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि एफआईज आ जाते हैं 2 बजे बेचने। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पैटर्न होगा कि 2 बजे के बाद ही लोग आके बेचेंगे। अगर यूरोपियन मार्केट्स के ओपनिंग के साथ भी है तो वो तो 12-1 बजे तक शुरू हो जाता है, और ट्रेडर्स तो जल्दी आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो 2 बजे का कुछ नहीं है जो आजकल फैक्टर बनाया जा रहा है 2 बजे का। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है अनिल जी। ऐसे मार्केट में जीत सिर्फ वॉलेटिलिटी की होती है। तो अगर वॉलेटिलिटी का ईटीएफ होता भारत में तो वो बहुत चलता, कि इतना आपका विक्स बढ़ा हुआ है, उस पे अच्छे पैसे बन जाते। तो वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त है और वाकई में उसका एक्शन आप आते हुए देख भी रहे, होता हुआ नज़र भी आ रहा है। थोड़ी देर में एक और बड़ी खबर हमारे पास आने की तैयारी में, उससे पहले बग्गा साहब से एक और मैटर पर राय लेनी है। बग्गा साहब, आपने देखा होगा चीन पहले गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगी, फिर जो खाने पीने का तेल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पूरी ज़ीरो कर दी, है ना। अ, अब शुगर पर भले ही सांकेतिक ही सही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाव बढ़ने नहीं देंगे। आज फिर से बड़ी बैठक है कैबिनेट की। क्या लग रहा है महंगाई को लेकर आरबीआई के एक्शन के बाद जो सरकार का एक्शन है, इसका क्या मतलब आप निकालते हैं? तो एक तरफ दोनों ब्याज दरों पर, महंगाई पर इसका असर बताएं, दूसरा बाजार पर असर बताएं। जी अनिल जी, सीधा असर पड़ता है खाद्य पदार्थों का, और स्पेशली जो बहुत गरीब लोग हैं उनका बास्केट में, स्पेंड बास्केट में ज्यादातर खर्चा खाने पे रहता है। तो रोटी कपड़ा मकान ही सब 100% उनका निकल जाता है, और उसमें रोटी बहुत बड़ा एक खर्चा रहता है। तो ओवरऑल सरकार का जो भय है कि इस बारी ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण अनाज की उपज इतनी नहीं हुई। दूसरा, अगर अभी आप एक्सपोर्ट कर देंगे और कुछ कारणवश अगर आपकी खरीफ और रबी की क्रॉप्स इतने अच्छे नहीं आए, तो अगले साल कुछ इसमें बुरा असर ना पड़े। और तीसरा सिग्नलिंग है, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं, और हम इसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे। तो पहले घर में चैरिटी बिगिंस एट होम किया जा रहा है प्रैक्टिस। तो ये अच्छा बात है, और ज़रूर इसमें डेटा देखा गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक स्पेशली गेहूं का जो उत्पादन है रशिया और यूक्रेन, उसमें असर पड़ सकता है। रशिया में हो सकता है सैंक्शंस के कारण कई देश ना खरीद पाए, और यूक्रेन क्योंकि रशिया का ब्लॉकेड है, तो वो सिर्फ अब लैंड के जरिए एक छोटा सा उनके पास कनेक्शन है रोमानिया से और मोल्डेविया से, जहां वो आगे जाके इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने वीट का। दूसरी बात है कि रशियंस उनके जो फूड स्टोर्स हैं उन पे भी आक्रमण कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो ये सरकार के पास जरूर खबर होगी कि क्या आगे दिख रहा है। अफ्रीकन नेशंस काफी में हमने देखा है कि फेमिन का आशंका हो रही है, स्टार्वेशन की आशंका हो रही है। इजिप्ट जैसे बड़े देश में, जहां नाइल जैसा दरिया बहता है और बहुत उनके पास उपज धरती भी है, उधर आप देख रहे हैं वीट की बहुत किल्लत हो रही है, ब्रेड की किल्लत हो रही है। कह रहे हैं कि अरब स्प्रिंग 2 हो सकता है भुखमरी के कारण। तो सरकार पहले भारतीयों को सेफगार्ड कर रही है, फिर देखेंगे जब रिलीज करना एक स्ट्रैटेजिक तौर पे, आपको जब रिलीज करना है खाद्य पदार्थ, वो बेटर रहेगा। तो बिल्कुल ये अच्छा एक है एक्शन। इसमें कंपनियों पे जरूर इशू आएगा, और होपफुली सरकार एक विंडो बना देगी कि जिनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड थे एक्सपोर्ट करना, उनको अलाउ करें एज ऑफ अ डेट, ताकि लोगों के पास
इशू ना हो जाए, कंपनीज जो राइस का उत्पादन करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए इशू ना पैदा हो जाए, क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन बहुत रहता है। और कल मैंने सुना था, आप चाय पे भी बात कर रहे थे अनिल जी, दार्जिलिंग की इस बारी जो ऑक्शन हुई है उसमें यूरोपियन बायर इतने नहीं खरीद पाए हम्म। क्योंकि यूरो की कीमत गिरी है ओके। और ऊपर से उत्पादन कम हो रहा है। हाँ और हाँ। श्रीलंका में जो इशू हो रही है, श्रीलंका सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर था टी का, उल्टा उन्होंने अपने फॉरवर्ड्स में बेचे हुए हैं अगले 1 साल 2 साल क्या उत्पादन तेल खरीदने के लिए चाइना को, ईरान को। तो ये किल्लत तो होने वाली है एग्री कमोडिटीज में। एक बार बग्गा साहब से राय लेना चाहता हूँ। सर पूरा इन्फ्लेशन और साथ ही इंटरेस्ट रेट के बारे में अपना आउटलुक भी दे रहे हैं। सर इस तरह के माहौल में कोई खास वजह आप समझते हैं बैंकिंग शेयर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? फंडामेंटली क्या कारण हो सकते हैं सर इसके? एक तो है अनिल जी, इन्फ्लेशन जब होता है तो क्या चलता है, एनर्जी के शेयर चलते हैं, फाइनेंशियल्स के चलते हैं, रियल एसेट बेस्ड शेयर चलते हैं, रीट्स इनविट्स वगैरह चलते हैं, क्योंकि रेंटल्स की का लेवल भी बढ़ जाता है, किराए बढ़ जाते हैं तो रीट्स भी अच्छा करते हैं। तो एक तो वो है इन्फ्लेशन के साथ। दूसरा है कि जो भरपूर सेलिंग हुई पिछले 1 साल में निफ्टी बैंक में, एफआईज ने काफी बहुत बड़ा अमाउंट बेचा, तो मेरे ख्याल से उसका असर अब आ रहा है कि उतना रह नहीं गया है एफआईज की बिकवाली का। जो भी होल्ड कर रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अब होल्ड करके बैठे हैं भारतीय बैंक्स को। और तीसरा जो फंडामेंटल्स है, जो इनके एनपीएस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर देखें तो हमने देखा काफी क्लीन अप हो गई हैं बैलेंस शीट्स। सो ओवरऑल बैंक्स में फ्लो वाइज इतना सेलिंग नहीं है, उससे जरूर असर आ रहा है। ईटीएफ वाइड सेलिंग जो है वो तो रहती है, और इतना बड़ा तबका है हमारे मार्केट का सबसे बड़ा, तो वो सेलिंग तो है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स इम्प्रूवमेंट है। इसके सामने क्या हमें देखना है कि 8 तारीख को आरबीआई रेट रेस करने वाला है। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, जून का महीना बहुत मुश्किल महीना रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई रेट हाइक करेगा। मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट तक रेट हाइक हो जाएगी। अगर आप एक लाइन बनाएं 2018 से अभी तक, तो 6.25% से रेट चला था। आरबीआई रेट काटते रहे 2019 में, और फिर 2020 में दो बारी तेजी से रेट काटे। तो मई का जो कटौती थी 40 बेसिस पॉइंट की, वो उन्होंने कहा कि हमने 4 मई को, मई 2020 की जो कटौती थी 40 बेसिस पॉइंट की, वो 4 मई 2022 को उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। अब मुझे लगता है 75 बेसिस पॉइंट इमीडिएट आरबीआई का लेवल है, बट कह रहा हूँ शायद कंजर्वेटिव हो वो, तो जून में शायद 50 बेसिस पॉइंट काटे और ये बोलें कि 25 हम आगे कर लेंगे अगस्त की पॉलिसी में, बट 50 तो मुझे लग रहा है। दूसरा ये लिक्विडिटी, जिस तरह से आरबीआई ने सीआरआर के थ्रू 87,000 करोड़ की निकाली है लिक्विडिटी, और निकालेंगे इसमें, तो ये बैंक्स के लिए वैसे अच्छा रहता है जब रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि लोन के रेट ये पहले बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट के रेट 1 साल लगते हैं बढ़ने में, आने में, तो निम बढ़ जाता है बैंक्स का। बट ये देखना पड़ेगा कि ट्रेजरी जो है वो कितना होल्ड टू मैच्योरिटी है और कितना एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो उसमें अगर एमटीएम लॉसेस आते हैं वो जरूर देखना है। बट ओवरऑल अगर कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है भारत में, वो बैंकिंग है, क्योंकि एनर्जी आपके पास ज्यादा प्ले नहीं है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, प्योर प्ले शेवरॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, बीपी जैसी कंपनियां जो बाहरी देशों में, वैसे आपके पास नहीं है। वेदांत भी है तो उसके अंदर मेटल्स भी बैठा है और चीजें बैठी हुई हैं, और प्योर प्ले एनर्जी नहीं है। रीट्स अच्छा करेंगे, ये सब इन्फ्लेशन के टाइम करते हैं, तो बैंक्स पसंद है। बट ओवरऑल मार्केट गिरेगा, ईटीएफ का पैसा निकलेगा तो बैंक्स पे भी असर आएगा अनिल जी। बिल्कुल परफेक्ट है सर आपका बैंकिंग शेयर पर एनालिसिस। वैसे आज हमारे पास है ना सर, आपके लिए सवाल थोड़े खत्म हो गए। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा और क्या पूछा जाए। तो अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ है तो प्लीज़ बताएं, नहीं तो फिर मैंने कहा फिर मैं आपको धन्यवाद कर दूं, इसलिए बताएं सर। कोई कोई और थॉट आपके दिमाग में है तो?
नहीं अनिल जी, ओवरऑल कॉशियस मार्केट ही लग रहा है, बट यही है कि फिर अब ब्रोकन रिकॉर्ड हो रहा है, और जब सब कॉशियस हो जाते हैं तो मार्केट आपको कॉन्ट्रेरियन व्यू देगा। जी। बट ओवरऑल देखें तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यही हम कह सकते हैं कि पचा है कि नहीं, क्या मार्केट ने ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर लिया है, ये देखना है। बट बॉटम फॉर्मेशन नहीं है किसी भी आप इंडिकेटर पे देखें। बॉटम तब बनेगा जब ज्यादातर लोग सोचेंगे कि रेट हाइक अब हो गया, अब तो काटने का टाइम आ गया। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि बॉटम बनता है। अभी हम सिर्फ डाउनवर्ड एक ट्रेंड में है। होपफुली डाउनवर्ड स्पाइरल नहीं है, जो आशु जी रोज पूजा करते हैं कि डाउनवर्ड स्पाइरल हो, वो होपफुली नहीं है। हमारे मार्केट काफी यू नो ये रहे हैं कि होल्ड कर पाए हैं इतनी भयंकर सेलिंग के बावजूद। डोमेस्टिक इन्फ्लोज के कारण मार्केट्स ने होल्ड किया। इकोनॉमी अच्छी है हमारी, बट जब सेंटिमेंट बिगड़ेगा तब हमें पूरे विश्व के साथ ही जाना पड़ेगा। तो कॉशन है अनिल जी, इतना जल्दी बॉटम नहीं आता इधर। ये इस बार ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि 2020 अलग था, वो सरप्राइज कर गया। $10 ट्रिलियन के नोट छापे गए थे। अब वो नोट निकाल रहे हैं, और 1 जून से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग आ रही है। 2018 में छोटे अमाउंट पे शुरू की थी टाइटनिंग, और वो 2 साल बाद जब रेट हाइक करना शुरू किया था, उसके 2 साल बाद टाइटनिंग शुरू की थी, फिर भी मार्केट्स गिर गए थे। यहाँ तो आपने मार्च में टाइटनिंग शुरू किया, और मार्च में क्यूई बंद किया, नोट छापने मार्च में बंद किए, और जून से आप कुछ टाइम ही नहीं मिला मार्केट को, 2 महीने का एडजस्टमेंट रहा, और जून से आप नोट निकाल रहे हैं इकोनॉमी से, इतना लिक्विडिटी निकलेगा, उसके चलते बहुत बड़ा असर हो सकता है मार्केट में। ये कहना मुश्किल है कि पचा हुआ है, मेरे ख्याल से वो सारा पचा नहीं हुआ है, तो उसमें ओके। एक डाउनवर्ड मूव आ सकता है। अच्छा सर, बाय द वे आपको थैंक यू बोलूँ उससे पहले ये बताइए सर, नेक्स्ट वेडनेसडे क्या कर रहे हैं सर आप, कोई शेड्यूल? वो अनिल जी आपके साथ है। हाँ तो 1 तारीख है। हाँ बिल्कुल 1 तारीख है, तो 1 तारीख को बग्गा साहब हमारे साथ होंगे, और एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, ये शो आप 1 तारीख को फिर से देख पाएंगे वेडनेसडे। आज थर्सडे, हालांकि उससे पहले मुलाकात होगी हमारी मंडे को भी लेकिन याद आ गया तो मैंने कहा अभी से बता दिया जाए। बिल्कुल। तो मंडे को तो मुलाकात फिर से होगी, और इस बीच में भगवान न करे कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। अच्छा ऐसा नहीं बग्गा साहब कि मार्केट गिरता तभी हमें आपकी याद आती है, बढ़ता तब भी आती है, मतलब हाँ गिरता है तब। जी जी सर। और मैं भी परमा बोलूं अनिल जी, मैं भी इन्वेस्टर ही हूँ। मुझे शॉर्टिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता, ना मैं कर पाता हूँ। करवा दें क्या एक आशु सर के साथ आपका बुल वर्सेस बेयर? हो जाए जी, बहुत सुलझे हुए हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, और मैंने उनको कहा था 2-3 हफ्ते पहले, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये पहिए निकलेंगे मार्केट के, और वही हो रहा है। तो अब मार्केट अनिल जी जैसे दिखता है वो बोलते हैं, ताकि लोगों को ठीक। बट ये जरूर है, जब बेयर मार्केट में रैलीज भी आते हैं, हमारा बेयर मार्केट नहीं है फिर कहूंगा, ठीक बात है। बट ओवरऑल ग्लोबली भी बेयर मार्केट में ही सबसे तेज रैलीज आते हैं। तो इसलिए मार्केट से बाहर नहीं होना है। ये बहुत लोग यही पूछते हैं कि कैश में आ जाएं पूरा, फिर मिस कर जाएंगे। ठीक बात वो है। जब मुड़ेगा मार्केट तब टाइम नहीं मिलता, वो 5-6 दिन में पूरे साल का आपको रिटर्न दे जाएगा सही मार्केट। जवाब, बिल्कुल परफेक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।